नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जितना आपने मेरे हिंदी, उर्दू के वीडियोज़ को पसंद किया है, मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। मैंने सोचा नहीं था। इसलिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी हौसला अफ़ज़ाई करने का। दूसरी बात ये है कि कल मैंने एक वीडियो इंग्लिश में किया था, जहाँ मैंने बात करी थी कि 7 साल हो गए हैं जम्मू कश्मीर से 370 को हटाए हुए। तो मैंने ये कहा था कि आज मैं हिंदी में वीडियो करूँगा, ये बताने के लिए कि उसका 370 हटने का असर कश्मीर पे और कश्मीर के लोगों पे क्या पड़ा है। तो देखिए वो वीडियो अब मैं आगे करूँगा, मंडे को करूँगा 10 अगस्त को। और उसका कारण ये है कि कल एक बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है, जिसके बारे में आज ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि कल मक्का के अंदर सऊदी अरेबिया में 3 मुल्कों के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है। मुल्क हैं सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान। और बहुत ही ज़रूरी एग्रीमेंट है और बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो टिप्पणी करने वाले लोग हैं हिंदुस्तान में, दुनिया में, जो ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये ईरान के खिलाफ है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्रीमेंट बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये एग्रीमेंट ईरान की सोच को आगे ले जाएगा। ये एग्रीमेंट वेस्ट एशिया को तरक्की और बेहतरी की तरफ ले जाएगा। तो 3 सवाल हैं जिनका मुझे आज जवाब देना है। तो पहला सवाल तो ये उठता है, ये समझते हैं ये एग्रीमेंट है क्या? दूसरा सवाल ये है कि ये आया कहाँ से? तीसरा सवाल है अब ये साइन हो गया है तो कैसे ये वेस्ट एशिया को बेहतरी की तरफ ले जाएगा? तो चलिए पहला सवाल कि ये एग्रीमेंट है क्या? तो कल 7 अगस्त को पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने एक प्रेस नोट इशू करा है, जारी किया, जिसमें उन्होंने इस एग्रीमेंट के बारे में 4 बातें बोली हैं। पहली बात यह है कि ये एग्रीमेंट जो है सब मुस्लिम नेशंस को, मुल्कों को एक साथ लाता है, जोड़ रहा है। ये एग्रीमेंट तकसीम करने का नहीं है कि ये सुन्नी है, ये शिया है, ये फलाना है, ये ढमकाना है, नहीं। ये सब मुस्लिम कंट्रीज़ को साथ लाने का है। दूसरी बात ये बताई गई कि ये एग्रीमेंट है कलेक्टिव सिक्योरिटी का। इसका मतलब सबकी सुरक्षा, सांझी सुरक्षा। इसका मतलब आप ऐसा ना करें सुरक्षा के बारे में जिससे कि आप सोचें मेरा फ़ायदा हो और दूसरे का फ़ायदा ना हो। क्योंकि अगर सांझी सुरक्षा होगी तो शांति होगी, आपकी भी बेहतरी होगी, दूसरे की भी बेहतरी होगी और जो पूरा रीजन है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। शांति बहुत ज़रूरी होती है। कहने का मतलब ये है, हम जानते हैं कि आज जो है लड़ाई चल रही है सऊदी अरेबिया और येमेनीज़, जिनको हूती भी बोलते हैं, उनके बीच में। पुरानी लड़ाई है, अब फिर से शुरू हो गई है। तो अगर ये कलेक्टिव सिक्योरिटी, साझी सिक्योरिटी की बात हो, तो इन दोनों मुल्कों को एक साथ बैठना है और बात करनी है कि कैसे दोनों का मसला हल हो जाए। किस तरीके से जो सऊदी की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए और यमनी जो चाहते हैं उनको भी मिल जाए। विन विन जिसे कहते हैं, दोनों का फ़ायदा हो। और इसमें मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इसको बोलते हैं साझी सुरक्षा, जो बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात है जिसको बताई गई वो ये है कि ये है कलेक्टिव डिटरेंस। इसका मतलब ये है कि ये साझी तरीके से तीनों मुल्क मिलके जो बाहर की ताकतें हैं, जो नुकसान करने की कोशिश करेंगी इन तीनों में से किसी मुल्क का, तो तीनों मुल्क एक साथ खड़े हो जाएंगे उसके खिलाफ। देखिए ये इशारा जो है अमेरिका की तरफ नहीं है, अमेरिका की फ़ौज की तरफ। ये इशारा सीधा-सीधा इज़राइल की तरफ है। क्योंकि हम जानते हैं कि इज़राइल के बहुत सारे जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो खुलेआम बोलते हैं कि इज़राइल को ईरान के बाद खतरा जो है वो टर्की से है। तो अब इस एग्रीमेंट के बाद क्या होगा कि इज़राइल कुछ नहीं करेगा टर्की के खिलाफ, क्योंकि उसको बिल्कुल ये साफ होगा कि मैं टर्की से लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। 3 मुल्क खड़े हैं, पाकिस्तान खड़ा है, सऊदी भी साथ में खड़ा है। तो ये भी एक अच्छी बात है, शांति चाहिए। चौथी बात ये बताई गई इसमें कि जो ये 3 मुल्क हैं,
इनके पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, एडवांटेजेस हैं। ये एक दूसरे की मदद कर सकते हैं डिफेंस में, टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, जॉइंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो प्रेस नोट में है, ये पॉजिटिव है, अच्छी बातें हैं। उसके बाद जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं एर्दोगान, उन्होंने अपनी सोशल पोस्ट पे 3 और बातें लिखी हैं इस एग्रीमेंट के बारे में। पहली बात तो उन्होंने साफ-साफ बोल दिया है कि ये टेररिज्म के खिलाफ है। तो ये तो सीधा इशारा है इज़राइल की तरफ, क्योंकि इज़राइल ही मुल्क है जो वहाँ पे टेररिज्म कर रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि ये एग्रीमेंट जो है, जो भी ये और भी मुल्क इसमें शामिल हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी शामिल हो सकती हैं, जब तक कि वो इस बात को माने, इस सोच को माने, साझी सुरक्षा की सोच को, जिससे कि सबकी बेहतरी हो। और तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो भी हम काम करेंगे, जो यूनाइटेड नेशंस है, जो उसका लॉ है, इंटरनेशनल लॉ, उसके तहत होगी। तो देखिए, ये एग्रीमेंट बहुत ही पॉजिटिव है। दूसरा सवाल ये है, ये आया कहाँ से, ये सोच कहाँ से आई साझी सिक्योरिटी की? तो उसके लिए याद करिएगा कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है वेस्ट एशिया में, ये हुई है 28 फरवरी को, जब हम जानते हैं अमेरिका और इज़राइल धोखे के साथ इन्होंने अटैक किया ईरान के ऊपर। उस दिन ये लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद जो अमेरिका की हवाई लड़ाई है, वो 8 अप्रैल तक चली है। उसके बाद बंद करी उन्होंने। और उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि 27 अप्रैल को जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, वो गए रशिया। वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में उनकी मुलाकात हुई करीबन 1.5 घंटे प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। उसके बाद वो वापस आए और 6 मई को वो चीन गए और वहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके विदेश मंत्री वांग ही के साथ। तो सवाल ये है, दोनों मुलाकात करके वो वापस क्या लाए? वो वापस लाए वहाँ से सोच। ये सोच कलेक्टिव सिक्योरिटी की, साझी सुरक्षा, बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए। इसके बारे में थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। ये कहाँ से आई? तो देखिए, हुआ ये था कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये पावर में आए नवंबर 2012 में, और सबसे पहला जो उनका विदेश दौरा था, वो मार्च में रशिया हुआ। और रशिया जाके उन्होंने मुलाकात करी प्रेसिडेंट पुतिन से, और दोनों की आपस में बात हुई कि एक नई तरीके की सोच दुनिया में लानी है, जिससे लड़ाइयाँ ख़त्म हो और जो है तरक्की की तरफ हर मुल्क जाए। और उसी सोच को उन्होंने, जब दोनों की रजामंदी हो गई उसके ऊपर, उन्होंने 23 मार्च को, उसी दौरे में 23 मार्च 2013 को शी जिनपिंग ने एक लेक्चर दिया मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में। और वहाँ उन्होंने वही जो बात उन्होंने डिस्कस करी थी पुतिन के साथ, वो बताया। और उसका जो हेड टॉपिक था, वो ये था, नई तरीके की सोच, न्यू टाइप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की, जो आपस में मुल्क बातचीत करते हैं, नए तरीके की सोच से करें। और उस सोच की 3 खास बातें थी जो उन्होंने वहाँ पे बताई उस इंस्टीट्यूट पे। एक तो उन्होंने बताया कि कलेक्टिव सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, कि जिससे कि साझी सिक्योरिटी अगर होगी, बातचीत अगर होगी, प्रॉब्लम्स बातचीत से हल होंगी सुरक्षा के बारे में, तो बेहतरी हो सकती है। दूसरी बात ये बोली कि जो भी मुल्क काम करते हैं, उनको यूनाइटेड नेशन के कानून के तहत करनी चाहिए, उसके रूल्स के तहत करनी चाहिए। तीसरी बात ये बोली कि हर मुल्क जो है वो बराबर है। ये नहीं सोचना ये छोटा मुल्क है, मैं इसको दबा दूँ, ये बड़ा मुल्क है, मैं डर गया उससे। हर एक को बराबर मुल्क है, तो वो उसको मानना, इस तरीके से मानना चाहिए। तो ये सोच थी जो अरागची वहाँ से वापस लाए थे, और वो सोच रहे थे कि अब कैसे इसी सोच को वेस्ट एशिया की तरक्की के लिए बनाया जाए। देखिए, हम जानते हैं कि फिर 17 जून को एमओयू साइन हुआ, जिसे हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैंने अपने पुराना जो पिछला वीडियो है हिंदी का, उसका इसका ज़िक्र किया है उसमें।
ये साइन हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, और जिसमें मीडिएटर का रोल जो था वो साइन किया था पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ ने। तो पाकिस्तान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है दोनों मुल्कों को उनकी बातचीत को आगे बढ़ाने में, मीडिएशन में। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक था, उन्होंने इस एमओयू का नाम ही दे दिया इस्लामाबाद एमओयू। कहने का मतलब ये है कि ईरान चाहता था कि पाकिस्तान से बातचीत करके हमारी जो सोच है, जो कि आराकची लाए हैं सांझी सिक्योरिटी की, उसको आगे हम ले जाना चाहते हैं। और यही कारण है कि 23 जून को ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियन, ये गए थे स्टेट विजिट पर पाकिस्तान, जहां उनका एयरपोर्ट पे ही स्वागत किया पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने। कई बातें वहाँ डिस्कस हुई होंगी, पर मैं समझता हूँ ये बात वहाँ डिस्कस हुई है। और क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से वापस आने के बाद जब ईरान को रजामंदी मिल गई पाकिस्तान से कि हाँ, पाकिस्तान इसमें पूरा हिस्सा लेगा, योगदान देगा इस नई सोच को आगे बढ़ाने में वेस्ट एशिया में, तो 29 जून को आराकची ने पब्लिक अनाउंसमेंट करी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि नए तरीके की सुरक्षा फ्रेमवर्क तरीका क्या होगा। दो खास बातें उसमें उन्होंने बताई कि एक तो जो बाहर की मिलिट्री ताकत है, वेस्ट एशिया से बाहर की, उन सबको इसमें नहीं लिया जाएगा, वो बाहर रहेंगे। दूसरा उन्होंने ये बताया कि ये जो रीजन के जितने भी मुल्क हैं, वो आपस में बातचीत करके अपनी सुरक्षा तय करेंगे। हर मुल्क बराबर होगा, वो तय करेंगे जिससे कि पूरे रीजन की, वेस्ट एशिया की तरक्की हो। ये बात हुई थी। उसके बाद क्योंकि जिम्मेदारी मिल गई थी पाकिस्तान को बहुत बड़ी, और पाकिस्तान ने ये ली थी जिम्मेदारी, हम जानते हैं कि 13 जुलाई को पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये खास दौरे पे 2 दिन के टर्की गए थे, और वहाँ एयरपोर्ट पे ही इनको रिसीव किया था जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं एर्दोगान ने, और इनकी बातचीत हुई थी एर्दोगान और उनके मिलिट्री के जो आला कमांडर्स हैं, टॉप कमांडर्स हैं, उनके साथ। तो यहीं पे वो बात हुई होगी कि टर्की को भी इसमें शामिल किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि याद करिएगा कि मार्च और अप्रैल के महीने के अंदर जब लड़ाई चल रही थी, और अभी अप्रैल 8 को वो अभी मतलब पहला वो सीज फायर नहीं हुआ था, तो 4 मुल्क हैं रीजन के, वो एक साथ आ गए थे जिसको क्वाड बोला जा रहा था। वो थे टर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और कतर। और जितने भी वो ये कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से जब लड़ाई चल रही है, तो रीजन के अंदर जो है आपस में जो है, जो कंट्रीज़ हैं, वो एक दूसरे से बातचीत करके लड़ाई ना करें और बातों को सुलझाएं। तो अब ये जो एग्रीमेंट है जिसको मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कल वाला, वो उसी सोच को आगे ले जाने वाला है। जो इनफॉर्मल चीज़ थी, और जब फाइनली आसिम मुनीर अपना दौरे से वापस आए तुर्की के, और तुर्की से बात हो गई कि इस क्या होना चाहिए फाइनल जो एग्रीमेंट है उसके अंदर, तो तब ये फाइनल फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ है। ये वहाँ से आई है सोच, और उस सोच के अंदर, जैसे आपको मैंने बता दिया है, पाकिस्तान ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है। पाकिस्तान मीडिएटर नहीं है, उसके अलावा वो तो है ही है ईरान और उसके अमेरिका के बीच में। पाकिस्तान जो है वो इस सोच को, कलेक्टिव सिक्योरिटी को, रीजनल फ्रेमवर्क को मुस्लिम रिलेशंस में ले जाने के लिए बहुत काम कर रहा है, और आगे भी करेगा, आप देखिएगा। हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने पिछले साल ही 2025 के अंदर सऊदी के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया था। उसके बाद उन्होंने अभी जो है कुवैत के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट उनका 2023 का था, उसको उन्होंने फॉर्मल किया, फॉर्मल साइन हो गया। कतर भी कोशिश कर रहा है उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट का। अब हम जानते हैं कि अब उन्होंने एक डिफेंस एग्रीमेंट करा है
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी सोमालिया के साथ। तो देखिए ये बात जो है और आगे जाएगी। मेरे हिसाब से पाकिस्तान जो है एक बहुत ज़िम्मेदारी के साथ जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हम बात कर रहे हैं जो 57 ओआईसी की कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ हैं मुस्लिम कंट्रीज़ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में, जो साउथ एशिया में हैं, जैसे साउथ एशिया की 3 खास मुस्लिम कंट्रीज़ जो मेजॉरिटी की हैं, वो है पाकिस्तान, मालदीव्स और बांग्लादेश। फिर हम जानते हैं कि अफ्रीका के अंदर जहाँ 54 मुल्क हैं, 20 कंट्रीज़ वहाँ ऐसी हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी हैं। तो पाकिस्तान इस कलेक्टिव सिक्योरिटी को की सोच को लेके जाएगा और उसके तहत मेरी असेसमेंट में वो डिफेंस कोऑपरेशन के एग्रीमेंट इन सब मुल्कों के साथ करेगा। सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान ये सब कुछ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इन सब मुल्कों ने वो 4 दिन की जंग देखी थी, ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो तो है ही। साथ में वो इस नतीजे में पहुंचे कि इसकी पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है, जो उसकी मिलिट्री ताकत है, वो भी अच्छी है। ये कारण है। तो ये तो है। अब तीसरी बात मैंने कही थी कि ये कहाँ तक जाएगा, आगे इसका क्या है। देखिए, मैंने ये बताया भी था अपने पहले हिंदी और उर्दू के वीडियो में कि हर मुल्क जो है उस वेस्ट एशिया में वो क्या चाहता है, और उसमें मैंने कहा था जहाँ तक ईरान है वो बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं कि अमेरिकी फ़ौजें जो हैं वो वेस्ट एशिया से बाहर निकल जाए, पहले गल्फ़ से निकले, उसके बाद वेस्ट एशिया से निकले। हम जानते हैं कि अमेरिका की करीबन 50,000 फ़ौज है वेस्ट एशिया में, और वो कोई उनके पास 19 बेसेस है वेस्ट एशिया में। 19 में से 5 तो ये गल्फ़ के हो गए। हम ये भी जानते हैं कि जो अभी हालत ये इनकी बेसिस की है, जो मैंने बात भी करी थी पिछले वीडियो में, कि बहुत बुरी हालत है, वो अमेरिकन बेसेस इस्तेमाल नहीं हो सकती हैं, उनकी वहाँ से ट्रूप्स हटा दी गई हैं, और जो उनका रीजनल हेडक्वार्टर था सेंट्रल कमांड का, अमेरिका की, जो कि इस पूरे एरिया को देखता है, वो अब शिफ्ट करके इज़राइल चला गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी वो खाली हो रहा है, अमेरिका की फ़ौज यहाँ से जा रही है वेस्ट एशिया से। तो ये जो बातचीत एग्रीमेंट हो रही है, ये उसके बाद की बात है। और उसकी बाद की बात सबसे अहम ये है, आप ये भी जानते हैं कि जो इज़राइल है, उसने अपनी जो ड्रीम है, सोच है कि मैं ग्रेटर इज़राइल बनाऊँगा, उसको नहीं छोड़ा है। वो अभी भी लड़ाई करना चाहता है, इज़राइल। यही कारण है कि इज़राइल की क्योंकि पकड़ बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, वहाँ की यूएस कांग्रेस में, तो इस साल जो अभी पिछले महीने की बात है, जो पेंटागन है, जो यूएस मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है, उनका जो 2027 का डिफेंस बजट था, जो उन्होंने तकरीबन $1.15 ट्रिलियन मांगा है, साथ में एक क्लॉज ये भी थी, क्लॉज ये थी कि जो जहाँ तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, जो फ़ौज है अमेरिका की वहाँ, और जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, कहने का मतलब सेंट्रल कमांड और साथ में सीआईए, अगर ट्रंप यहाँ से चले जाते हैं वेस्ट एशिया से, तो वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर के अंडर आ जानी चाहिए। अभी ये लॉ नहीं बना है, पर उम्मीद करी जा रही है कि इज़राइल जो है वो कामयाब हो जाएगा इसमें, क्योंकि इज़राइल लॉबी बहुत स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर। तो ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है, ये उसके लिए है, इज़राइल को बताने के लिए कि तुम्हारी लड़ाई एक से नहीं होगी, तुम्हारी फिर लड़ाई 3 से होगी, और तीनों मुल्क जो हैं ताकतवर हैं, एन गैन नहीं है। तो देखिए ये इसका फ्यूचर है कि किस तरीके से वो सोच जो 2013 में चीन और रशिया ने मिलकर बनाई थी, उस सोच को आज ईरान जो है वो वेस्ट एशिया में डिफेंस एग्रीमेंट के थ्रू उसको आगे ले जा रहा है, उसको अमल कर रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। और इसमें इस डिफेंस एग्रीमेंट का तो बड़ा रोल है ही, साथ में पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा रोल होगा
इस सोच को जो कि साझी सुरक्षा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी को डिफेंस कोऑपरेशन के ज़रिए जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं दुनिया की, वहाँ पे ले जाने में। तो कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और करता रहेगा इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। थैंक यू।